पाकिस्तान के सैनिकों ने बीती रात जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगी एक भारतीय चौकी पर हमला किया, जिसमें 5 जवानों की मौत हो गई। इस हमले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। करीब 20 पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घात लगाकर देर रात किए गए हमले में 21 बिहार रेजिमेंट के 5 जवान शहीद हो गए। हमले में एक जवान घायल भी हो गया। हमले में पाक सैनिकों के साथ लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के शामिल होने का भी दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने लश्कर के मुखिया हाफिज सईद ने पीओके का दौरा किया था। सैनिकों पर हुए हमले पर राजनीतिक दलों ने गुस्से का इजहार किया है। खासतौर पर बीजेपी ने इसे लेकर सरकार को ही निशाने पर लिया। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने संसद में इसे लेकर कड़ा बयान दिया। सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं शहनवाज हुसैन ने कहा कि हमले को लेकर देश की जनता में गुस्सा है और सरकार को इसका जवाब देना होगा। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, शहनवाज हुसैन, मुरली मनोज जोशी के साथ वाम दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं पाकिस्तान ने इस हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया। पाक सेना ने कहा कि उसने भारतीय चौकी पर हमला नहीं किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी हमले में 5 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की घटना की गूंज मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी। जैसे ही संसद में 5 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की सूचना पहुंची, दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी दलों के सांसद ने इस मसले पर हंगामा करते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि पाकिस्तान की इन हरकतों को बर्दाश्त न किया जाए और पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 5 सैनिकों के शहीद होने की घटना की गूंज मंगलवार को संसद में भी सुनाई दी। जैसे ही सैनिकों के शहीद होने की खबर आई, दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और सरकार से पाकिस्तान को जवाब देने की मांग करने लगे। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित भी करनी पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सरकार से इस पर कड़ा जवाब देने को कहा। चीन और पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, यह बात भी मुलायम सिंह यादव ने कही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने इस मामले में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। पाक हमले पर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि सरकार सीमाओं की रक्षा करने में नाकाम रही है। उधर पाकिस्तानी हमले में 5 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की घटना ने पूरे देश के लोगों को हिलाकर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तानी झंडे फूंककर अपना रोष जताया। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब दिया जाना चाहिए, वरना इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और भारतीय लोग मनमसोस कर रह जाएंगे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आतंकवादियों के हितैषी हैं। वो चाहते थे कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ढह जाए। ये कहना किसी और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीते आम चुनाव में साइकिल के साथ सियासत करने वाले कल्याण सिंह का है। सन 1992 में बाबरी का विवादित ढांचा ढहाया गया। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और अब कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बयान दिया है और कहा है कि मुलायम सिंह सदा से आतंकवादियों के हितैषी रहे हैं और वो खुद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चाहते थे कि 1992 में विवादित ढांचा गिर जाए। मुलायम सिंह यादव की सियासत बाबरी ढांचा गिरने के बाद ही चमकी है और उन्होंने मुस्लिम वोटों का जमकर फायदा उठाया। कल्याण सिंह ने यह बयान तब दिया जब मुलायम सिंह यादव ने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जानते थे कि बाबरी मस्जिद ढहाई जाएगी। इसके लिए मुलायम सिंह ने राष्ट्रपति को 4 दिसंबर को एक पत्र भी लिखा था। हालांकि अब तब के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा मुलायम सिंह के आरोपों का जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कल्याण सिंह ने सपा सुप्रीमो को खरी खरी जरूर सुनाई। समाचार प्लस से खास बातचीत में कल्याण सिंह ने सियासी सवालों का जवाब भी दिया और कहा कि 2009 के चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव खुद उनके घर चल कर आए थे और अगर कल्याण सिंह ने सपा का उस वक्त साथ नहीं दिया होता तो आज संसद में सपा के सांसदों की संख्या 10-12 से ज्यादा नहीं होती। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में 5 जवान आज आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। इस मामले में प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। हमले में 5 जवान शहीद के मामले में देश के रक्षा मंत्री ए के एंटोनी के संसद में दिए गए बयान से विपक्ष नाराज हो गया। एंटोनी ने संसद में कहा कि यह मामला 20 आतंकवादियों ने किया है।
जो भारी गोला बारूद से लैस थे और उनके साथ पाकिस्तान की सेना की वर्दी पहने कुछ लोग भी थे। विपक्ष की तरफ से अरुण जेटली और रामगोपाल यादव ने खासतौर से भारत सरकार के रक्षा मंत्री के बयान की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से लापरवाह है। साथ ही उन्होंने हाल के दिनों में चीन की घुसपैठ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन पर कतई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। 6 माह के भीतर इस तरह के 20 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें कई जवान शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे की जनता को नई सौगात देते हुए 590 करोड़ की डेयरी और पोल्ट्री की कई योजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने ये भी दावा किया है कि इन योजनाओं के बाद बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। अखिलेश यादव ने ये भी दावा किया है कि डेयरी और पोल्ट्री के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि नंबर 1 भी बनाएगी। सपा सरकार ने अपनी घोषणा को एक बार फिर आगे बढ़ाया है। इस बार बारी थी डेयरी, पशुधन और पोल्ट्री की। यूपी के मुख्यमंत्री ने 3 योजनाओं की शुरुआत की। कामधेनु डेयरी योजना के तहत 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन, 25 टन रोजाना दही और फ्लेवर्ड मिल्क प्लांट का शिलान्यास और पोल्ट्री के प्रोजेक्ट की शुरुआत। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछली सरकार को निशाने पर लिया। कहा, पिछली सरकार में कोशिश होती थी कि हाथी और खजूर के पत्थर के पेड़ लगाए जाए। हालात इतने बुरे थे कि पराग के बूथ बंद होने की नौबत पर आ गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ कोई भी प्रोडक्ट हिट हो सकता है, ऐसे में मार्केटिंग और पैकेजिंग का खास ध्यान रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि महोबा में पान से जुड़ी और भदोही में कालीन से जुड़ी योजनाएं और प्रभावी होंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे में पोल्ट्री यूनिट खोलने वाले 36 उद्यमियों को सर्टिफिकेट भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सपा सरकार यूपी को डेयरी और पोल्ट्री के क्षेत्र में नंबर 1 बनाएगी। हालांकि सीएम का ये दावा कितना हकीकत में तब्दील हो पाता है, ये देखना अभी बाकी है। नोएडा की निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ सारी कार्रवाई निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। निलंबन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2009 के अपने आदेश में सभी जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों को आदेश दिया था कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के नाम पर सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक उद्यानों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह के अनाधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त को दुर्गा शक्ति नागपाल को आरोप पत्र भी थमा दिया, जिस पर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। दुर्गा शक्ति निलंबन मामले पर सरकार ने अब आक्रामक रुख अपना लिया है। चौतरफा हमले से परेशान यूपी सरकार और उसके मंत्रियों ने अब दुर्गा शक्ति पर व्यक्तिगत हमले भी शुरू कर दिए हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने दुर्गा शक्ति को झूठी और आईएएस कैडर की गरिमा गिराने वाली महिला तक करार दिया। प्रदेश सरकार से लेकर मुख्यमंत्री तक की साख दुर्गा शक्ति के मामले पर दांव पर है। दुर्गा शक्ति के मामले को इसीलिए सरकार ने अब नाक का सवाल बना लिया है। मामला आर पार की लड़ाई का है तो हमला हर तरह से किया जा रहा है। सरकार के मंत्री अब दुर्गा शक्ति पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने सीएम के सामने ही दुर्गा शक्ति पर जमकर प्रहार किए। दुर्गा को झूठा कहा और कहा कि वो सरकार से माफी मांगे। अहमद हसन ने कहा कि दुर्गा किस परिवार की है, इसका खुलासा होने पर सबके होश उड़ जाएंगे। अहमद हसन खुद भी एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने दुर्गा को झूठ बोलने वाली महिला बताया। कहा, दुर्गा ने आईएएस कैडर की गरिमा गिराई है और इसके लिए उसे सरकार से माफी मांगनी चाहिए। अहमद हसन ने मीडिया को भी नसीहत दी। साथ ही आईएएस एसोसिएशन और केंद्र सरकार पर भी हमला किया। अहमद हसन ने केंद्र सरकार पर इस मामले पर सियासत करने के आरोप भी लगाए। अहमद हसन का ये रुख यूं ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दुर्गा शक्ति ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की, इसलिए उन्हें सजा दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद भी चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए और इसके लिए जरूरत पड़ी तो जांच कमेटी भी बनाई जाएगी। अखिलेश यादव ने दुर्गा शक्ति के मामले को तूल देने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। ये भी साफ कर दिया कि जो कुछ कार्रवाई की गई है वो प्रक्रिया के हिसाब से की गई है और आगे भी ऐसा ही होगा। मुख्यमंत्री हो अहमद हसन या फिर आजम खान, सरकार के रुख से साफ है कि सरकार दुर्गा शक्ति के निलंबन को हर हाल में सही साबित करना चाहती है और इसके लिए साम, दाम, दंड, भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अड़ियल रुख इख्तियार कर रखा है, वहीं विपक्षी दल हर मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहते हैं। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और उसने दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को गलत बताया और नरेंद्र भाटी को ये कहकर गलत बताया कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है और राज्य सरकार के भी आदेश की अवमानना की है। भाटी ने सार्वजनिक जगह पे मस्जिद बनाए जाने के लिए 51,000 रुपए का चंदा दिया था। भाजपा ने ये भी मांग की कि एलआईयू रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सरकार का कोई भी मंत्री नहीं बोल रहा है और वो उस व्यक्ति का भी नाम सार्वजनिक करे जिसका डंपर और जेसीबी दुर्गा शक्ति नागपाल ने कार्रवाई के तहत जब्त किया था।
भारतीय जनता पार्टी ने उस खनन माफिया का भी नाम सार्वजनिक करने की बात कही है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते समय दुर्गा शक्ति नागपाल ने डंपर और जेसीबी जब्त किए थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर के जाने माने दलित चिंतक और लेखक कमल भारती को उनके एक फेसबुक स्टेटस के चलते गिरफ्तारी झेलनी पड़ी है। कमल भारती ने लिखा था कि आरक्षण और दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है। भारती रामपुर के हैं और उन्होंने लिखा था कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजम खां और मुलायम सिंह जनता से पूरी तरह कट गए हैं। कमल भारती को पता चला कि उनके फेसबुक स्टेटस के कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन पर धारा 153A और 295 लगाई है। हालांकि कोर्ट में कमल भारती को तुरंत जमानत दे दी गई है। कमल भारती के फेसबुक स्टेटस पर कई जाने माने लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार पर लगातार फैसले बदलने के आरोप लगते रहे हैं। जी हां, सरकार बने 1.5 साल ही हुआ है और सरकार ने 1.5 दर्जन से ज्यादा फैसलों को रोल बैक कर लिया। ऐसे में नया मामला पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्राधिकरण का है, जिसके बनने के आड़े आपदा मंत्री आए और मंत्री नाराज न हो, इसके लिए प्राधिकरण बनाया ही नहीं गया। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहें, जहां पूरा प्रदेश आपदा के चलते त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन मंत्री है कि आपदा राहत कार्यों में हाथ बटाने की जगह अपनी नाराजगी एक ऐसे मामले पर इन दिनों दिखाई दे रहे हैं जो राज्य हित का फैसला होता। जी हाँ, पिछले 1 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने फैसलों की फहरिस्त खोली थी, तो उसमें सबसे बड़ा फैसले के रूप में प्रदेश में पुनर्निर्माण व पुनर्वास प्राधिकरण बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाया जाना था। लेकिन हाल यह है कि ठीक 1 महीने बाद हुई कैबिनेट बैठक में इस बात का फैसला हुआ कि अब किसी भी तरीके का प्राधिकरण नहीं बनेगा और 2007 में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वही प्रदेश में आपदा नुकसान के क्षतिग्रस्त से जुड़े काम करेगी। जबकि 1 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक के बाद जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें केंद्र के ग्राम्य विकास मंत्री जयराम रमेश भी मौजूद थे और उन्होंने भी राज्य सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की थी कि राज्य सरकार प्राधिकरण बनाए जाने को लेकर गंभीर है और प्राधिकरण बनाने के बाद जो केंद्र से मिले पैसों की बंदरबाट की शिकायतें मिलती थी वो नहीं मिलेगी। जयराम रमेश ने तब कहा था कि प्राधिकरण पूरी तौर पर कानूनी बनेगा, इसलिए इसमें किसी भी तरीके की घपले घोटालों की गुंजाइश नहीं हो सकेगी। रुद्रपुर से भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल को नैनीताल हाईकोर्ट से झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक राजकुमार ठुकराल के भाई संजय ठुकराल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें संजय ठुकराल ने मांग की थी कि उनके ऊपर रुद्रपुर कोतवाली में जो तमाम मुकदमे लंबित चल रहे हैं उन पर सीबीआई या सीबीसीआईडी जांच की जाए। लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने संजय ठुकराल की इस मांग को ठुकराते हुए उन्हें निचली अदालत के समक्ष अपनी मांग को रखने की बात कही है। आपको बता दें कि बीते जून माह में विधायक राजकुमार ठुकराल के भाई संजय ठुकराल और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ बेहड़ और अन्य लोगों ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कई धाराओं में रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे। भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल अपने भाई संजय ठुकराल के खिलाफ दर्ज इन तमाम मुकदमों को फर्जी बताते आए हैं। संजय ठुकराल ने इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन मुकदमों की सीबीसीआईडी जांच या सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, जिसे नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब संजय ठुकराल को अपनी मांग को लेकर निचली अदालत का रुख करना होगा। उत्तराखंड में आई आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार के संत समाज ने मां गंगा के तट पर पिंडदान किया। केदारनाथ की आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार में संत समाज ने उनका पिंडदान किया। हरिद्वार के सरोवर घाट पर सैकड़ों की संख्या में संतों ने गंगा तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की कामना भी की। इस अवसर पर संतों ने कहा कि ये आपदा कई लोगों के लिए काल बनकर आई। कई लोगों के शव आज तक नहीं मिल सके हैं, जिसका सभी को खेद है। इसके लिए कई लोग ऐसे रहे जो घटना में मारे गए मगर उनका आज तक पिंडदान नहीं किया गया। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद मारे गए लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। उत्तराखंड में आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार के गंगा तट पर संत समाज ने पिंडदान तो किया ही, साथ ही आपदा में भारतीय सेना के जो सिपाही मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। उत्तराखंड में हालिया दैवीय आपदा से जान और माल को तो भारी नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि को भी भारी क्षति हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन तबाह हो चुकी है, जिसमें पहाड़ और मैदान दोनों इलाके शामिल हैं। पूर्व कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सूबे में पहले ही कृषि का काम ही कम रखवा है, इसलिए ये बड़ा नुकसान है।
कहने की जरूरत नहीं कि हालिया दैवीय आपदा से उत्तराखंड में जानवर और माल को तो भारी नुकसान पहुंचा ही था, लेकिन साथ ही साथ कृषि योग्य जमीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वजह यह कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन तबाह